तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है वहीं पे दोनों के साथ में इंटरव्यू करता उम्मीदवारों का। अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन की कुछ पॉलिसियों की, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहां पर असातिज़ा धड़ेबंदियों का शिकार है। यूनिवर्सिटीज़ मिसमैनेजमेंट की तरफ जा रही है फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत सारे जो बोझ है वो यूनिवर्सिटीज़ पर डाला जा रहा है। और इस हवाले से BPS स्टाफ की तरफ से जनवरी में सड़कों पर आने का ऐलान भी किया गया है HEC की पॉलिसियों पर। इस पर असातिज़ा से बात करेंगे, क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ है यूनिवर्सिटीज़ को जो डिस्टर्ब कर रही हैं और हायर एजुकेशन को क्या तजावीज़ जो है वो दी जा रही हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ के हवाले से। बिलखसूस हायर एजुकेशन की तरफ से जो यूनिवर्सिटीज़ में 2 कैडर मुख्तलिफ मुतारफ़ करवाए गए, जिसमें BPS और TTS असातिज़ा हैं। इसके बायस यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में जो तनाव है वो देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कैडर अपनी अपनी जगहों पर एहतजाज करते नज़र आए। TTS के अपने मुतालबात थे और BPS असातिज़ा की तरफ से मुतअद्दिद बार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर भी एहतजाज जो है अब वो किया गया। क्या मसाइल हैं, क्या इशूज़ हैं, इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन की सूबाई नायब सदर डॉक्टर हफ्सा जमशेद। उनसे बात करेंगे। मैम, बताएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में TTS भी हैं, BPS भी हैं, और हमें खासा तनाव देखने में नज़र आता है। कभी TTS वाले प्रोटेस्ट पे होते हैं, कभी BPS वाले प्रोटेस्ट पे होते हैं। तो दोनों कैडर्स को गिले शिकवे क्या हैं हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक बड़ा अहम इशू उठाया है जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस टाइम पर है। मैं अगर ये कहूँ तो HEC ने शायद यूनिवर्सिटीज़ को एक शायद लैब समझ लिया है, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से कुछ अर्से पहले तक सिर्फ BPS सिस्टम एग्जिस्ट करता था यूनिवर्सिटीज़ में। आज 2007 के करीब जो है TTS एक सिस्टम शुरू किया गया, जो कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम था और ये USA से इंस्पायर्ड था। हम शायद जब कोई चीज़ कहीं से कॉपी करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो एक डेवलप कंट्री है और हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। उसका बेसिक पर्पज़ अच्छा था कि जी आप लोगों को सैलरीज अच्छी दें ताकि आपका ब्रेन ड्रेन कम हो, लेकिन उस सिस्टम को जिस तरह लेके जाना चाहिए था उस तरह ले जाया नहीं गया। और उस सिस्टम के लोगों को भी बहुत सारे मसाइल हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, स्पेशली रीसेंट कुछ ईयर्स में जब से HEC ने अपनी कुछ फंडिंग और बाकी चीज़ें बंद कर दी हैं। लेकिन BPS को उसकी वजह से मसाइल ज़्यादा सहने पड़े। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी में 2 कैडर मौजूद हों और एक कैडर को आप अपना पूरा प्रमोशन पार्ट दे दें, क्योंकि HEC का वो बेबी था। HEC ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके अंदर अगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड टाइम पर लोगों की प्रमोशन नहीं करती थी तो यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग बंद कर दी जाती थी। जबकि BPS में क्योंकि प्रमोशन नहीं होती, हर दफ़ा आपको रीअपॉइंटमेंट में जाना पड़ता है, एडवर्टीज़मेंट आता है, आप अप्लाई करते हैं, आप हो ना हो अलहदा बात है। अगर आप हो जाएं तो फिर आप दोबारा पूरी प्रोबेशन पे होते हैं, फिर प्रोबेशन के बाद कंफर्मेशन, वो पूरी ज़िंदगी आप हर वक्त वो कहते हैं कि आपके ऊपर तलवार रहती है। जबकि TTS में आप 10 या 11 साल के बाद जो है वो अपने मैक्सिमम हायर पोजीशन जो एजुकेशन में है, जो प्रोफेसर है, उस पर पहुँच जाते हैं। इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में लाजमन सी बात है एक तनाव आया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे जो ऑलरेडी सीनियर थे और वो पहले से एडवर्टीज़मेंट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन TTS वाले लोग जब आए और उनके जब 11 साल पूरे हुए तो वो प्रोफेसर बन गए या एसोसिएट बन गए, जिन्होंने 6 साल के बाद एसोसिएट बनना था। और बहुत सारे BPS लोग ऐसे थे जो 15-15, 16-16 साल से बैठे थे और वो असिस्टेंट भी नहीं बन सके। उसकी वजह से एक ना चाहते हुए भी एक दीवार कायम हो गई। टीचर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रज रखना शुरू हो गए। उनको BPS को ये महसूस होता था कि ये इनकी वजह से हमारा तरक्की का रास्ता ख़त्म हो गया है, और TTS वालों को ये लगता था कि जी चूँकि हम HEC की तरफ से आए हैं और हम शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें उन्होंने ज़्यादा ऑनर दिया है और थोड़ा सा वो एक अपना पाथ जो है वो लहदा रखते थे। आज से कह लें, मैं ये बात अगर कहूँ आज से 2 साल तक तो ये सब कुछ बहुत ऐसा ही था, लेकिन अभी रिसेंटली HEC स्पेशली जब से एजुकेशन का बजट कम किया गया है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है उसमें। पहले भी एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन ओवरऑल अभी रिसेंटली जब और इसमें हमारे कुछ आई रिडक्शन, तो उसकी वजह से HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को क्योंकि TTS की जो सैलरी का पार्ट होता था वो HEC पे करती थी,
तो HEC ने वो पार्ट जो है वो पे करने से अब आगे उसके ऊपर कुछ उसने लगा दिए, कदगन लगा दिए कि ये होगा तो हम पे करेंगे। सो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड कर लें कि उन्होंने TTS रखना है या नहीं रखना, जिसकी वजह से हमारे TTS कोलीग्स भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं ये बात यहाँ पे बड़ा वाज़िया क्लियर करना चाहती हूँ, ज़ाहिरी तौर पे वो हमारे कोलीग्स हैं, हम ये नहीं कहते कि उनके साथ बुरा हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा हो। अच्छा, ये बताएं कि BPS टीचर्स की तंजीम बनी और मुतअद्दिद एहतजाज हमने देखे, फैसलाबाद में भी इसाज़ा सड़कों पर आए। क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के इसाज़ा जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वर्क करवाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो मुतअद्दिद बार HEC के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ चुके हैं? तो बेसिकली इस एसोसिएशन के बनने के बाद से जो डिमांड्स हैं वो क्या क्या हैं HEC से? देखिए, एक तो शायद मैं समझती हूँ कि किसी भी उस्ताद का ये दिल नहीं चाहता कि वो सड़कों पे आओ, क्योंकि ये किसी भी तरह से कोई इज़्ज़त वाली फीलिंग नहीं होती जब आप ऐसे किसी भी एक्टिविटी में जाते हैं। और एज़ अ टीचर शायद हम इन चीज़ों से वैसे भी बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन इस सारे तक आने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा। हमने काफ़ी कोशिशें की HEC के साथ मुलाकात करने की, HEC के साथ हमारी अब तक तकरीबन 30 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और लास्ट टाइम हमने एक प्रोटेस्ट किया था मार्च में, जिसके बाद HEC ने हमसे कमिट किया था कि मई तक ये मसला आपका हल हो जाएगा, बट स्टिल नाउ इट्स दिसंबर और रिसेंटली हमने कभी और प्रोटेस्ट किया है। देखिए, हमारा उसमें HEC से सिर्फ एक ही डिमांड है जो हम बार बार कहते हैं, हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि हमें एक सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। मैं अगर आज लेक्चरर के तौर पे भर्ती हुई हूँ तो मुझे ये पता हो कि मैं कितने सालों बाद असिस्टेंट बनूँगी, कितने सालों बाद एसोसिएट बनूँगी, कितने सालों बाद प्रोफेसर बनूँगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि ये BPS जो हैं इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, और मज़े की बात है कि HEC ने हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि आपको पूरा करना है। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तब होते हैं जब आप वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, और HEC क्योंकि एज अ रेगुलेटरी बॉडी उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो बना सकती है रूल्स, और उनके ऑर्डिनेंस के 10Q में बड़ा वाजिया है कि HEC यूनिवर्सिटीज़ के लिए पॉलिसीज़, प्रमोशन और ये सारी इसी बेस पे उन्होंने TTS के लिए प्रमोशन पॉलिसी बनाई है। हमारा भी जो क्राइटेरिया है, आप जब वो पूरे हो जाते हैं तो, लेकिन चूँकि हमारी प्रमोशन नहीं होती तो हमें एडवर्टीज़मेंट का इंतज़ार करना पड़ता है। उससे पहले सेंशन पोस्ट होना ज़रूरी है। सेंशन पोस्ट आपको पता है इदारों में बड़ा मुश्किल काम है करवाना, और फिर वो सेंशन पोस्ट हो जाए, फिर उसके बाद VC के साथ आपके तल्लुकात बड़े डिपेंड करते हैं एडवर्टीज़मेंट आने में, और उसके बाद फिर एक ओपन कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और उसके में आप अगर सिलेक्ट हो जाएं तो फिर वो प्रोबेशन और सारा कुछ रहता है। जबकि उसके मुकाबले में जब TTS की आप बात करते हैं तो उसमें किसी एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका रिक्वायर्ड उनका भी क्राइटेरिया है, जब वो उस क्राइटेरिया पे पूरे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अगले स्केल में चले जाते हैं। ना उनकी कोई प्रोबेशन है, ना उनको कोई ओपन कंपटीशन में जाना पड़ता है, ना ही उनके किसी किस्म की और इस तरह की मुख्तलिफ कबाहत उनके साथ होती है। सो हमारा HEC से पहले दिन से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें एक प्रमोशन पॉलिसी जाए। हमें यह पता हो, इवन आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी अपने इवन जो लोअर स्टाफ हैं, जो हमारे लोअर ग्रेड्स के लोग हैं BPS के, उनके लिए भी 10 साल बाद एक अगला कैडर, टाइम स्केल कैडर और वो चीज़ें रखी हैं। तो क्या टीचर्स के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? एक टीचर जो किसी भी इदारे में किसी भी यंग जनरेशन के लिए एक मोटिवेशनल मैं कहती हूँ स्पीकर होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर उसको एक जगह नज़र ही नहीं आ रहा, एक स्टूडेंट जो मेरा आज से अगर मुझे 10 साल पहले मिला है और वो मुझे तब भी एज अ लेक्चरर जानता है और आज भी मुझे वो एज अ लेक्चरर ही जानता है, तो वो ये सोचेगा कि यार इस प्रोफेशन में तो इसका मतलब है आप सारी उम्र यहीं रह जाते हैं। सो और शायद मतलब बात फाइनेंशियल नहीं होती, बात ज़ाहरी तौर पे आपके एक कैडर की भी होती है। जब आपका स्टूडेंट आपको देखता है कि यार एजुकेशन के अंदर तो हमारे जो उस्ताद हैं वो जहाँ पे थे वहीं पर ही रहे हैं और यहाँ बहुत भी उन्होंने तरक्की कर लिया, तो कोई एक आध स्टेप ऊपर चले गए हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि शायद ये प्रोफेशन इज़्ज़त के काबिल ही नहीं है। सो ये एक मेजर इशू है और हम शुरू दिन से HEC से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी रिक्वेस्ट, हम तो ये कहते हैं कि हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ हमें एक प्रमोशन की पॉलिसी दें, और अगर HEC समझती है कि वो इस काम को नहीं कर सकती तो वो बताए फिर हमने किस फोरम में बात करनी है।
अगर एचईसी को लगता है कि वो इस चीज़ के एलिजिबल नहीं है, जबकि एचईसी के ऑर्डिनेंस के मुताबिक वही एलिजिबल है, बट क्योंकि वो अगर वो टीटीएस के लिए प्रमोशन पॉलिसी बना सकते हैं जो कि उसी यूनिवर्सिटी में उसी जगह पे पढ़ाते हैं, तो वाई नॉट बीपीएस। और इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है वो टोटली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे चलता है, उनकी सेम वही चीज़ें होती हैं, उनकी भी प्रमोशंस होती हैं, उनका भी सारा कुछ वही होता है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में इतने सारे सिस्टम्स जिनका कोई सेंस नहीं समझ आता कि आपने जो स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए आपने बीपीएस की प्रमोशन रखी, फिर टीचिंग स्टाफ में आपने टीटीएस के लिए प्रमोशन रख दी, तो शायद इस सारे में बीपीएस ही मैं समझती हूँ कि सौतेले हैं, जो कि तकरीबन 88% यूनिवर्सिटीज़ की फ़ैकल्टी का हिस्सा हैं, और जो 12% हैं उनके लिए आप अगर प्रमोशन रख सकते हैं तो वाई नॉट अस। अच्छा, ये बताइएगा कि इतना चूँकि तज़ाद है कि टीटीएस को प्रमोट करने की पॉलिसी मौजूद है, बीपीएस के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं है, तो इससे हमारी टीचिंग है, जो बच्चों की एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो कितना डिस्टर्ब हो रही है? क्योंकि जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि टीचर ख़ुद सेटिस्फाई नहीं हैं और सड़कों पर आने को तैयार हैं और मुतअद्दिद बार सड़कों पर आ भी चुके हैं। अब दोबारा जनवरी 2023 में भी ऐलान है आपकी एसोसिएशन की तरफ से कि एचईसी के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, तो क्या वजह है कि एचईसी आला हुकाम इस बात को टेकअप नहीं कर रहे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और आपसे मार्च 2022 में जो वादा किया गया वो भी वफ़ा नहीं हुआ? तो इसका बच्चों तक जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ रहा है? कितनी डिस्टर्बेंस आ रही है हमारी एजुकेशन की क्वालिटी में? देखिए, ये एक हकीकत है कि जब तक टीचर ख़ुद मोटिवेटेड नहीं होगा वो स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर सकता। इससे कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन में फ़र्क पड़ता है। टीचर उस तरह से पूरी दिलजमी से नहीं पढ़ा पाता, ज़ाहिरी तौर पे वो फिर हर वक्त एक तो ये सोचता रहता है कि मेरा फ़लाँ जूनियर मुझसे सीनियर हो गया है। एक तो ये बड़ी आपके लिए रिस्पेक्ट के लिए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक अदारे में काम कर रहे हैं और एक बंदा आपके बाद आए और वो आपसे सीनियर हो जाए। और ये भी नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, आप भी अपना कैलिपर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपकी जो फंडिंग है, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका ज़ाहिरी तौर पे मोराल डाउन होता है। आप स्टूडेंट को कभी भी ये चीज़ प्रीच नहीं कर सकते जो आपके अंदर ख़ुद मौजूद ना हो। इसके अंदर हम बारहा दफ़ा जब भी हमारा एक वो आपस में हमारी एसोसिएशन जो है अप्यूटा आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी बीपीएस टीचर एसोसिएशन, उसके अंदर जब हमारी अक्सर कम्युनिकेशंस होती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो यकीन करें बाज़ लोगों को हमें सुन के अफसोस होता है कि जी 25 साल एक पहले बंदा आया और 25 साल बाद वो रिटायर हो गया लेक्चरर के तौर पे, उसने पीएचडी की हुई है, उसकी पब्लिकेशंस मौजूद हैं। बाज़ लोग तो हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने 2-2 पीएचडीज़ की हुई हैं, पर वो जैसे आए थे वैसे ही रिटायर हो गए। एक ऐसा बंदा आप क्या समझते हैं कि जब वो अपनी इवन रिटायर्ड लाइफ में भी वो अपने बच्चों को भी कुछ, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी गाइड कर रहा होगा, तो क्या उसका लेवल ये होगा? ये अच्छा, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें या कहीं भी बात करें, जब आती है कि 4 स्केल मौजूद हैं, 17, 18, 19, या अगर यूनिवर्सिटीज़ में 18 से बात करें तो सबसे ज़्यादा हमेशा लेक्चरार होंगे, उसके बाद उससे कम तादाद होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, और प्रोफेसर की सीटें बहुत कम हैं। तो सबसे कम सीटें होंगी जब तब फिर किस तरह हर बंदे को प्रमोशन दी जाएगी? इस हवाले से क्या कहती हैं? आपके सीटें कम होंगी वहाँ पर मौजूद, तो प्रमोशन का अगर टाइम आ गया तो उतनी सीटें ही मौजूद नहीं होंगी अगर यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका क्या हल समझती हैं आप? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। हम अगर कनाडा, यूएसए, जो हम जिन मुल्क से हम इम्प्रेस हैं और जिनका सिस्टम लाना चाहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट चलता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जब ये बात है कि वो प्रमोट कैसे करेंगे, तो टीटीएस भी तो उसी यूनिवर्सिटी में है, उनको तो सबको आप प्रोफेसर बना देते हैं। मतलब कायदम यूनिवर्सिटी में या आप कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो उसमें एक डिपार्टमेंट में सारे ही प्रोफेसर मौजूद हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि जी प्रोफेसर नहीं बनाए जा सकते। और फिर उसके बाद एक चीज़, अगली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर, कि हम ये भी नहीं कहते कि ये तो आपकी एक बात है ना कि जी प्रोफेसर सारे कैसे हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी कि टीटीएस में सारे प्रोफेसर हो सकते हैं एक ही डिपार्टमेंट में, और ये हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बट इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा कह लें कि अफसोस का मकाम है कि यूनिवर्सिटीज़ में सीटें मौजूद हैं, सेंशन लातदाद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सीटें अप्रूव्ड हैं, लेकिन चूँकि वहाँ की हायर मैनेजमेंट नहीं चाहती तो वो एडवर्टाइज़ ही नहीं करते। तो उस सूरत में
तो बिल्कुल ही रास्ता बंद, क्योंकि उनके ऊपर एचईसी का कोई चेक नहीं है। जैसे टीटीएस के ऊपर चेक है, ऐसे एचईसी का बीपीएस का कोई चेक नहीं है। सो ये डेफिनेटली पूरा सिस्टम जब तक नहीं होगा, उनको ये पता होगा कि इस बंदे को हमने इतने सालों बाद करना है। या अगर 1 मिनट के लिए मैं ये बात करती हूँ कि जी फॉर एग्जांपल प्रोफेसर की 3 सीट्स हैं और मुझे पता है कि तीनों वेकेंट है, लेकिन चलिए मुझे ये तो पता होगा कि मेरा कैलिपर पूरा हो गया और अगला बंदा जैसे ही रिटायर होगा तो मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगी, ना कि ये कि मुझे उस पूरी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बात हो रही थी हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ के हवाले से। बीपीएस को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इजहार ख्याल किया डॉक्टर हफ्सा ने कि किस तरह से डिप्राइव किया गया है इनको प्रमोशन से, और 88% है बीपीएस असाज़ा की तादाद जो कि इस पॉलिसी से डिस्टर्ब हो रही है, जिससे यकीनी तौर पर हमारी हायर एजुकेशन के जो इदारे हैं वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको भी कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है। तो यकीनी तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन हुकाम जो हैं उनको इस बात को देखना चाहिए कि असाज़ा को सड़कों पर आने के बजाय डायलॉग और उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को देखा जाए। इसी हवाले से मज़ीद भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे ताकि मज़ीद ओपिनियन सामने आए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ लगातार उम्मीदवारों का अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ लगातार उम्मीदवारों का अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बीपीएस और टीटीएस असाज़ा के मसाइल के हवाले से। बहुत ज़्यादा एचईसी की पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है असाज़ा की तरफ से, जिसमें बीपीएस के अपने मसाइल हैं और टीटीएस असाज़ा के अपने मसाइल हैं। इस हवाले से बात करने के लिए टीटीएस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर शहजाद। उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि बीपीएस प्रोटेस्ट करती रही है एचईसी के बाहर, उनके अपने मसाइल हैं। टीटीएस के पिछले दिनों कुछ लोग निकाले गए यूनिवर्सिटी से, उनके भी प्रोटेस्ट हमें देखने में मिले। तो वजह क्या है, एचईसी क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से असाज़ा को कर रही कि वो सड़कों पर आने पर मजबूर हों? क्योंकि मुतअद्दिद बार हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ के असाज़ा सड़कों पर आ चुके हैं और एचईसी के ख़िलाफ़, इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर चुके हैं। तो टीटीएस जो टेन्योर ट्रैक असाज़ा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं, क्या ग्रीवेंसेस हैं? जी थैंक यू जहांगीर साहब। असल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले हो जाए। टीटीएस सिस्टम लॉन्च किया था एचईसी ने कोई 15 से 17 साल पहले, जिसमें यह था कि जी आपको सैलरीज़ पीपीएस जो छात्र हैं उनकी निस्बत हायर पे की जाएंगी, और मकसद ये था कि जी रिसर्च को बूस्ट मिले। रिसर्च को बूस्ट तो मिला, लेकिन जो साथ प्रॉमिसेस किए गए थे कि आपकी एनुअल रेज़ हुआ करेगी सैलरी, और आपकी सैलरी हमेशा बीपीएस की निस्बत ज़्यादा रहेगी, और फिर जो हमारे जैसा एक मुल्क है जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो उस चीज़ों को उसमें कवर नहीं किया गया था। फॉर इंस्टेंस ये है कि टीटीएस में आने के बाद आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है 6 से 7 सालों में। अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो बजाय इसके कि आपको रियायत दी जाए, आपको 2-4 साल और दिए जाएं परफॉर्म करने के लिए, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो लोग फॉरेन क्वालिफाइड लोग ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न किसी वजह से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो टर्मिनेट भी हुए। हमारी अपनी जिस यूनिवर्सिटी में 14-15 लोग टर्मिनेट हुए। अच्छा, उसमें फिर साथ में ये है कि अगर इन सर्विस खुदा न खासा डेथ हो जाती है तो उनकी डिग्रीज़ का उसके लवाहकीन को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बाकी सारी जॉब्स में ये होता है कि डेथ की सूरत में कुछ ना कुछ उसकी फैमिली को कंपनसेशन माहाना की बुनियाद पे मिलती है। तो टीटीएस में ये है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो समझ लें कि वो कैरियर ख़त्म हो गया। उसके बाद उन डिग्रीज़ का, उस क्वालिफ़िकेशन का, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को कोई फ़ायदा ना हुआ। तो अब हमारी जो मुतालबात हैं एचईसी से वो ये हैं कि जैसे आपने ये प्रॉमिस किया था कि टाइम के साथ साथ आप इसको अपडेट करेंगे, इसको फर्दर रेगुलराइज करेंगे, इसमें जो कमियां कोताहियां होंगी वो दूर की जाएंगी। तो एचईसी अनफॉर्चुनेटली उतना जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहा। उन्होंने इस सिस्टम को मज़ीद होन करने की बजाय, इसमें बेहतरियाँ लाने की बजाय, इसमें पेचीदगियाँ बढ़ी हैं वक्त के साथ साथ।
और सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि जी एटलीस्ट चलें एनुअली सैलरी इंक्रीज़ ही मिलती रहे, तो इससे कुछ ना कुछ जो है वो फैकल्टी का कुछ ना कुछ गुजारा होता रहता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बीपीएस और टीटीएस साझा जो है उनमें एक तनाव नज़र आता है कि बीपीएस वाले कहते हैं कि जिस तरह टीटीएस को प्रमोशन मिलती है कुछ सालों के बाद वो जूनियर से सीनियर बन जाते हैं, लेकिन जो बीपीएस वाले हैं उनको एडवर्टीज़मेंट का वेट करना पड़ता है, नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है, तो उनका ये मुतालबा है कि प्रमोशन पॉलिसी उनको भी दी जाए। इसी तरह से कुछ इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात टीटीएस के हैं कि उनको कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, एनुअल इंक्रीमेंट उनके पास नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो इस हवाले से उनकी जो डिमांड है प्रमोशन पॉलिसी की है, तो टीटीएस की मेन डिमांड क्या है इसमें? जी टीटीएस की जो मेन डिमांड है ना वो ये है कि एक तो इनको सोशल कोई कवरेज हो इन केस ऑफ डेथ, और सेकेंडली इनको मेडिकल अलाउंस तो चलो ना दिया जाए, कोई मसला नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी दे दी जाए इन अ वे कि जी अगर किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से कोई 2-4 महीने अगर यूनिवर्सिटी से ऑफ रहना पड़ता है तो इनको फुल पे के साथ लीव मिले और जो भी इनके उस वक्त के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएं। एक और सेकेंडली जो एक मेजर डिमांड है वो ये है कि एनुअली एचईसी की तरफ से जो इंक्रीज़ मिलती है ना हमें वो एनुअली मिलनी चाहिए, जो कि हमें 4 से 6 साल की स्ट्रगल के बाद एक रेज़ मिलती है। जैसे बीपीएस के उसातिज़ा हैं या कोई भी दूसरी सरकारी जॉब हैं, उनको एनुअली बजट में 10%, 15% इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए इंक्रीज़ दी जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दी जाती। वो 4 से 5 साल के अरसे में होता यह है कि हमारी तनख्वाह एक्चुअली इन्फ्लेशन के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो कम हो चुकी हुई होती है, बजाय इसके कि वो वक्त के साथ साथ बढ़े और हम इन्फ्लेशन को थोड़ा कवर कर सकें। अच्छा, एचईसी ने जब ये स्टार्ट किया था उसमें यही था कि एचईसी इसकी फंडिंग ज़्यादा करेगी, लेकिन अब सुना है कि एक और नई शर्त आ रही है कि एचईसी कह रही है कि हम फंडिंग ख़त्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ख़ुद इनका बर्डन जो है फाइनेंशियल वो बर्दाश्त करेगी। तो इससे एक ये भी खदशा है कि शायद टीटीएस ट्रैक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ इसको अडॉप्ट करना छोड़ दें और इसको बंद कर दें। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होगी इससे कुछ? जी, इसमें सीधा जो मेरे ख़्याल में इल्ज़ाम आता है वो एचईसी पे आता है। एचईसी का अपना एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया था, तो अब एचईसी खुद पीछे हट रहा है इससे। हम लोग एम्प्लॉय तो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, हमें सैलरीज यूनिवर्सिटीज़ ने देनी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये देखना है कि आइंदा से अगर हमने टीटीएस पे लोग हायर करने हैं तो उनका जो एक पार्शल एक पार्ट जो एचईसी से फाइनेंस होता है, अगर वो आइंदा से फाइनेंस नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटीज़ फिर टीटीएस पे लोगों को हायर नहीं करेंगी आइंदा से। तो इस सिलसिले में एचईसी को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, एचईसी को अपना इस प्रोजेक्ट को ओन करना चाहिए और इसको फर्दर अगर उन्होंने बढ़ाना है तो इसको जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। अच्छा, साल 2022 की बात करें तो मार्च से लेकर अब तक कई दफ़ा बीपीएस असाज़ा सड़कों पर आकर एहतजाज कर चुके हैं एचईसी के ख़िलाफ़। इस हवाले से टीटीएस की क्या पॉलिसी है, क्योंकि जनवरी 2023 में दोबारा बीपीएस असाज़ा सड़कों पर आ रहे हैं एचईसी के ख़िलाफ़। इस हवाले से टीटीएस क्या कहता है, उनका क्या है? और दूसरा ये कि इसका बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमारे बच्चों की तालीम सफ़र हो रही है इस तनाव से जो असाज़ा के दरमियान है? देखें जहांगीर, एक मैं थोड़ी सी गलत फहमी दूर कर दूँ, दो कैडर्स के दरमियान में एज सच डायरेक्ट कोई तनाव नहीं है, दोनों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दोनों कैडर्स के कुछ अपने मसाइल हैं, उनकी प्रमोशन के जेन्युइन मसाइल हैं। वो मेरे ख़्याल में, मैं बतौर एप्टा जनरल सेक्रेटरी इस चीज़ की पुरज़ोर हमायत करता हूँ कि उनके इस तरह के मसाइल हल होने चाहिए। इसी तरीके से मुझे उनसे भी उम्मीद है कि जो हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर वो भी एक हमदर्दाना व्यू पॉइंट रखते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हमारे मसाइल का हल यूनिवर्सिटीज़ के पास और एचईसीज़ के पास है, तो उनको इस सिलसिले में देखना चाहिए कि जी वो क्या इक़दाम कर सकते हैं। बाकी रही बात एहतजाज की, तो बीपीएस के उसातिज़ा हमारे कुलीग हैं, साथी हैं, उनका हक़ है कि वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करें। हम भी टेन्योर ट्रैक के जो साथिया हैं, हम भी अभी रिसेंटली एचईसी के साथ जो हमारे कुछ मामलात हुए हैं, ये इन्होंने जो फंडिंग की कैप लगाई है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी शायद आइंदा टीटीएस के लोगों को हायर ना करें, तो हम भी इसके ऊपर अपना लाहे अमल बना रहे हैं और शायद कोई महीने डेढ़ में आप लोग हमें भी सड़कों पे देखेंगे। और डेफिनेटली इससे फिर बच्चों की तालीम का हर्ज तो होता है, लेकिन उसमें फिर गुजारिश ये है कि जब तालीम देने वाला एक पुरसुकून माहौल में ना हो तो फिर तालीम जिसको दी जाती है उसका भी थोड़ा बहुत हर्ज होना जो है वो करार पाता है। अच्छा, ये बताएं इसका हल क्या देखते हैं? बार बार असातिज़ा सड़कों पर आ रहे हैं, यकीन दहानियाँ करवाती है एचईसी, उसके बाद फिर मुकर जाती है।
हल क्या होना चाहिए इसमें, और एक स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए तमाम असाजा के लिए, एक जैसी ऑप्शंस हो, एक जैसी शराइत हों, एक जैसी फैसिलिटीज़ हों, क्योंकि कहा गया था कि टीटीएस आने के बाद बीपीएस को फेज़ आउट किया जाएगा, लेकिन अब एचईसी के बैकफुट पे जाने से लगता है कि टीटीएस दोबारा फेज़ आउट होगा। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर, ये मसला यहीं पे है कि जी हमारे यहाँ कोई भी मुस्तकिल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होती। जैसा कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, जब टीटीएस लॉन्च किया गया था तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि बीपीएस आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट होगा, सारी यूनिवर्सिटी फैकल्टी आइंदा से टीटीएस पे होगी। लेकिन हुआ उसके बरक्स, वक्त के साथ साथ अब टीटीएस जो है उसको फेज़ आउट करने की तैयारी है, बीपीएस ऐसा वहीं पे खड़ा है। बल्कि ना सिर्फ ये, एचईसी एक तीसरा सिस्टम लाने के ऊपर सोच रहे हैं जिसमें फैकल्टी पे स्केल उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया है और आइंदा से शायद यूनिवर्सिटीज़ में वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मसला सिर्फ यहीं पे है कि जी कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसके लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सोचे नहीं जाते। और आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है। एचईसी के अपने लोग हैं जो कि ख़ुद शायद लॉन्ग टर्म नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, ऑनरेरियम पे आते हैं और उसके बाद 2-4 साल में अपनी जॉब वो करके चले जाते हैं। शायद इस वजह से लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की उनको वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मौजूद डॉक्टर तनवीर शहजाद, और बात हो रही थी टीटीएस असाजा के हवाले से। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि बीपीएस और टीटीएस दोनों असाजा के जो मौक़िफ़ है वो सामने लाए जाएं और एचईसी हुकाम से इनकी जो डिमांड्स हैं वो उन तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि असाजा जो हैं यकीनी तौर पर उनको तालीमी इदारों में रहना चाहिए, सड़कों पर नहीं आना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से, एचईसी की तरफ से इनको बार बार मजबूर किया गया सड़कों पर आने के लिए, जिसके लिए बीपीएस असाजा ने तो जनवरी में एहतजाज का ऐलान दे रखा है। इस हवाले से अब यकीनी तौर पर एचईसी हुकाम को देखना है कि असाजा जो हैं उनके तकद्दुस का ख्याल रखा जाए और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सीरियसली नोट किया जाए। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो असाब है हंगामी दौरों के साथ साझा उम्मीदवारों का अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो असाब है हंगामी दौरों के साथ साझा उम्मीदवारों का अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बीपीएस और टीटीएस टेन्योर ट्रैक असाजा के हवाले से। इस प्रोग्राम में हमने बात की असाजा से, जिनकी तरफ से बीपीएस वालों ने अपने मसाइल गिनवाए और टीटीएस के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यकीनी तौर पर माली तौर पर उनको मुश्किलात का भी सामना मुस्तक़बिल में करना पड़ेगा, क्योंकि एचईसी की तरफ से कुछ नई डायरेक्शंस भी आ चुकी हैं। इस हवाले से बात करेंगे ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, उमर सईद कादरी। सर बताइएगा कि पहले हम बात करेंगे बीपीएस असाजा के हवाले से। उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पिछला पूरा साल 2022 जो है वो एहतजाज में रहे असाजा। एचईसी की तरफ से सड़कों पर भी आए वो असाजा, और डिमांड उनकी ये थी कि टीटीएस के अकॉर्डिंगली उनकी प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, उनको हर साल या हर अगली सीट पर जाने के लिए एडवर्टीज़मेंट का वेट करना पड़ता है, और इस तरह से कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बीपीएस असाजा जो हैं वो इनके मसाइल की वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 41 का कि वो हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल को उजागर करती हैं और इस पे बारे दीगर आपकी मैनेजमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये जो आपने बात की बीपीएस की और टीटीएस की, ये मोहतरम अताउर रहमान साहब ने जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से उसको हायर एजुकेशन कमीशन में कन्वर्ट किया और अमेरिकन सिस्टम टेन्योर ट्रैक का लेके आए, तो उससे बाद से बहुत सी रिफ्ट्स रही हैं, बहुत से मसाइल रहे हैं, लेकिन हम एचईसी के तावन के साथ, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के तावन के साथ उसको साथ लेके चलते रहें। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हुए हैं दोनों एसोसिएशंस के। पहले बीपीएस की एक एसोसिएशन थी, टीटीएस की थी, और उस पर अच्छी खासी एक बहस चलती रही है पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो बड़ा एक सेक्टर है तकरीबन 250 यूनिवर्सिटी का, उसमें तकरीबन 150 यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की है और उन्हीं के ये इश्यूज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि बीपीएस ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें उनको जो आपने जैसे आपने कहा कि हर बार सीट अनाउंस होती है और उसके बाद उनको कम्पीट करना पड़ता है बाहर के टीचर्स के साथ और फिर आगे प्रमोशन मिलती है। लेकिन उस तरह के पर्क्स नहीं थे जिस तरह के पर्क्स टीटीएस में दिए गए। ये नो डाउट एक दो अलहदा से स्ट्रीम्स हैं। जो एचईसी का और जो टेन्योर ट्रैक का मकसद ये था कि एक रिसर्च ग्रुप्स बनाए जाएं यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ आर मेंट फॉर दी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, और जो यूनिवर्सिटियां हैं इन्होंने माशरे को साथ लेके चलना है, उनके मसाइल को हल करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीपीएस का अपनी जगह पे एक मकाम है,
उनके पर्क्स, उनकी चीज़ें, लेकिन ये इसको HEC को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और हमारी यूनिवर्सिटी में मोहतरम वाइस चांसलर साहब इसको बड़े बैलेंस तरीके से लेके चल रहे हैं। हमने बाहर के मुल्कों में भी PhD के लिए लोगों को भेजा, उनको TTS पे ऑफ़र की, लेकिन नो डाउट इस पे अभी भी और बहस की ज़रूरत है। दोनों के मौक़िफ़ साथ बिठा के साथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का इशू है। मैं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा कंसिडरेशन की और उनको ज़्यादा मौक़िफ़ लाने की ज़रूरत है। सर, टेन्योर ट्रैक साझा के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर HEC ने इसको मुतारफ़ करवाया था और उनका एक मकसद ये था कि BPS को आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट किया जाए। लेकिन TTS का कहना है कि उनको वो मराहत कुछ ऐसी जो BPS को हैं, जैसे कि ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी TTS की डेथ हो जाती है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, मेडिकल की बात करें तो कोई बेनिफिट नहीं है। इस हवाले से उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस हवाले से HEC की यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियली क्या गाइडलाइंस हैं? जी, इस पे मेरी गुजारिश ये है कि बीइंग रेगुलेटर बहुत सी चीज़ों में डाइकॉटमी आई। मैं ये समझूंगा कि अगर पाकिस्तान की 149-50 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई लेटर है क्लैरिफिकेशन का, किसी के पास कोई लेटर है, जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट टीचर्स में बहुत ज़्यादा आती है। हमारे लिए काबिल एहतराम है फैकल्टी, वो समझती है कि उस यूनिवर्सिटी में ऐसे हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे हो रहा है। इस चीज़ ने ज़्यादा एग्रीवेट किया उनको और वो उस बात को ऊपर तक लेके गया HEC तक। और अभी जो रिसेंट आपने डेवलपमेंट सुनी होगी, मीडिया पे भी आया है कि जो HEC की फ़ंडिंग है उसको उन्होंने कैप कर दिया है 1 जुलाई पे, और उन्होंने कहा जी आप यूनिवर्सिटी वाले मज़ीद आप रखना चाहें नहीं रखना चाहें, ये यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिशन है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को अपने फोरम्स, एकेडमिक काउंसिल, अपनी जो सिंडिकेट्स हैं, सेनेट्स हैं, उसमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम किस स्ट्रीम को कितने लेवल तक, कितने पोर्शंस तक लेके चलेंगे, क्योंकि तमाम का तमाम बर्डन जो है HEC की तरफ से वो शिफ्ट हो गया है यूनिवर्सिटी की तरफ। पहले जो मैं उसमें आपको और भी बताना चाहूँगा कि पहले फ़र्क और तरह का होता था। फिर पिछले साल जो डिलिब्रेशंस हुई HEC के लेवल पे, तो जो तनख्वाह का फ़र्क था BPS का और TTS का, वो 65 और 135 का कर दिया गया कि हमेशा ये एक 35% का फ़र्क रहेगा। तो जो TTS की फैकल्टी है उसको साल के बाद एक ग्रेजुटी मिलती है, यानी कि 13वीं तनख्वाह मिलती है, और उसके साथ उसको जो मैं इस पर भी क्लियर करना चाहूँ कि कुछ असातिज़ा हैं जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे हैं, जो अभी आर्जी हैं, वो चल रहे हैं, उनकी रिव्यू होगा। जब रिव्यू उनका हो जाता है तो देन दे बिकम द टेन्योर्ड। तो वो टेन्योर्ड जब हो जाते हैं तो उनको तमाम पर्क्स वैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये जो मैंने बताया आपको कि 65 और 100 का फ़र्क है, 35% का, ये हमेशा उन्होंने कहा जी कायम रहेगा। अब ये यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं उनका फ़ैसला है कि उनको किन किन एरियाज़ में रिसर्च ग्रुप चाहिए, किन किन एरियाज़ में BPS चाहिए, किन में, तो ये फ़ैसला फिर वही कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये नो डाउट के मुल्क में फाइनेंशियल क्रंच की वजह से और HEC ने भी अब उस तरह की सपोर्ट हम नज़र नहीं आती है। अच्छा सर, BPS ने जो प्रोटेस्ट का अनाउंस किया है कि वो जनवरी 2023 में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं HEC के ख़िलाफ़, उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये भी रखा है कि HEC की पॉलिसीज़ के बायस यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की तरफ जा रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पर फाइनेंशियली बोझ बढ़ेगा। इस पॉइंट को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसका ज़िम्मेदार BPS साझा की तंजीम की तरफ से HEC को ठहराया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें यकीनी तौर पर फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम सामने आएंगी, जिस पर BPS साझा दोबारा से प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं और जनवरी 2023 में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। जी देखिए, उसमें फैकल्टी हैं वो अपने फोरम से कोई भी मौक़िफ़ दे सकते हैं। बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी और हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का फाइनेंशियल का सिस्टम है, इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि HEC के और गवर्नमेंट के फाइनेंसिस की वजह से पिछले 5 साल से हमारी जो रेकरिंग फंड्स हैं वो स्टैगनेंट हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं। आप देखें कि हमारा बिजली का, दूसरा तनख्वाहों का, पेंशन का कितना बर्डन बढ़ चुका है। और दूसरा मुसलसल एम्फसिस HEC का ये है कि ओन रिसोर्सेज बढ़ाएं। तो मैं आप देखें जहांगीर साहब के 2 ही तरीके हैं रिसोर्सेज बढ़ाने के, या हम अपने स्टूडेंट्स बढ़ाएं या हम फ़ीसें बढ़ाएं। फ़ीसें बढ़ाएंगे तो वालदैन पे गला कटेगा, और हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे जो लोग वालदैन हैं, उनके लिए हमें देखना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम जब जो स्टूडेंट्स बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट टीचर रेशो का मसला बन जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात होती है। तो नो डाउट हमारे वाइस चांसलर साहब की ज़ेर निगरानी हमने पिछले 10-15 साल में अपना जो बेस था वो 30% होता था यूनिवर्सिटी का और 70% होता था HEC का।
इस वक्त हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की क़यादत ने मोहतरम वाइस चांसलर साहब की एफ़र्ट से इस वक्त ये पोजीशन है कि 60% हम अपना कर रहे हैं और ओनली 30% 40% HEC से आ रहा है, तो इंटायरली शिफ्ट हुआ है। तो ये मसलसल एक प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से कि ओन रिसोर्सेज बढ़ाएं, प्रोग्राम्स बढ़ाएं, स्टूडेंट्स बढ़ाएं, फ़ीसें बढ़ाएं, तो ये मसलसल प्रेशर रहता है। मैं नहीं समझता कि HEC की किसी पॉलिसी की वजह से ये हुआ है, ये एक इन्फ्लक्स है। हमारी 60% आबादी जो नौजवान है वो पढ़ने आती है। इस साल भी 30,000 स्टूडेंट ने मेरे पास अप्लाई किया, मैंने सिर्फ 5-6 हज़ार को दाखिला दे सका हूँ, तो बाकी सारे तो फिर प्राइवेट में जाएंगे ना, कहीं और जाएंगे। तो हमें पब्लिक सेक्टर पे और एजुकेशन पे अपनी फाइनेंसेस को, गवर्नमेंट को पैसा बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को अच्छी तालीम याफ्ता कर सकें। अच्छा सर, इन सारे मामलात को देखते हुए, फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, फ़ैकल्टी के प्रॉब्लम्स को देखते हुए, BPS TTS के यूनिवर्सिटीज़ जो एक यकीनी तौर पर डिस्टर्ब है, क्या इसका हल देख रहे हैं? तजवीज़ अगर करें एक मशवरे के तौर पर, तो क्या गवर्नमेंट को इस वक्त करना चाहिए? क्योंकि ये पूरी दुनिया में कहा जाता है कि कम से कम 4% बजट तो एजुकेशन पे लगाएं, लेकिन हमारे यहाँ ये 2-2.5% से ज़ायद नहीं जाता। तो क्या मशवरा समझते हैं कि HEC को और गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ के इन मसाइल को, चाहे वो फाइनेंशियल हों या फैकल्टी के मसाइल हों, इनको हल करने के लिए कोई 1-2 तजावीज़ क्या समझते हैं क्या होनी चाहिए इस वक्त? इसमें इस पे बड़ी बहस होती है। हम अपने विन हाउस भी, मोहतरम वाइस चांसलर साहब के साथ भी, फैकल्टी के साथ भी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, सर इस पे मेरी अपनी सोच है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने तुर्की का मॉडल, मैं तुर्की विज़िट किया है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल देखा है। मैं अभी सिंगापुर विज़िट करके आया हूँ, वहाँ का देख के आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ का और एकेडेमिया का जो इंडस्ट्री से लिंकेज है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट इसको लेके नहीं चल सकती, इंडस्ट्री देखे कि मुझे कौन सा स्टूडेंट आज चाहिए। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट हर साल सोचती है और रिसर्च इंडस्ट्री से बैठती है, अभी आपको क्या चाहिए, वकील चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कौन से बिजनेसमैन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो अपनी करते हैं। तो जब तक हमारे लोग और अवाम और इंडस्ट्री उसमें इंडक्ट नहीं करेगी, पूरी दुनिया में ये मॉडल है कि आप अपने नौजवान को एम्पावर करेंगे, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करें उनके लिए। अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि देखें, आपने देखा होगा कि ज़रा यूनिवर्सिटी के साथ एक बहुत बड़ी जेल है, अगर उस जेल को किसी शहर से बाहर कर दिया जाए और यहाँ पे एक अच्छा 5 स्टार होटल बना दिया जाए, तो यूनिवर्सिटी के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी और हम कभी भी उनसे गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगेंगे। पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, डाउनटाउन जो कैंपसेज हैं, आप थाईलैंड में चल जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में चल जाएं, किसी भी मुल्क में चल जाएं, हम गया हूं और देख के आया हूं, डाउनटाउन कैंपसेस जो होते हैं वो मॉल बन जाते हैं, फ्लैट्स बन जाते हैं, वो उनका एंडोमेंट फंड बनता है और शहर से बाहर 15-20 किलोमीटर के ऊपर कैंपस बन जाता है, तो वो उसकी अर्निंग हैंड बन जाता है। तो जो शहर में चीज़ें हैं, इनको अगर हमें जो कमर्शियल एक्टिविटी करनी दी जाए, हमारे जो फैकल्टी है उन्होंने जो पेटेंट्स बनाए उनको रिसर्च करने की, उनको मार्केट करने की इजाज़त दी जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हायर एजुकेशन सेक्टर भी बेहतर होगा, गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होगा और जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं वो भी हल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़रा यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर उमर सईद कादरी और उनसे बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल, बिलखसूस आज बात हुई BPS और TTS के असाज़ा के मसाइल के हवाले से, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जो फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट की तरफ जा रही है, अगर ये बर्डन मज़ीद उन पर पड़ेगा TTS के तनख्वाहों के हवाले से और इन दोनों कैडर के जो मसाइल हैं, तो यकीनी तौर पर इस हवाले से फ़ंडिंग भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को कुछ लिबर्टी देनी चाहिए कि वो अपने रिसोर्स खुद जनरेट करें, कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएँ, ताकि वो रेवेन्यू जो है वो सिर्फ फ़ीसों पर इत्तफाक़ करने के बजाय या HEC की तरफ देखने के बजाय अपने मज़ीद फ़ंड जो है वो जनरेट कर सकें, ताकि ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के फ़ाइनेंशियल मसाइल हल हों, बल्कि असाज़ा के जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी इस तरह से दूर किए जा सकते हैं और बच्चों को भी ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में दिया जा सकता है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर आला हुकाम जो हैं, हायर एजुकेशन कमीशन है, हुकूमत है, इन तमाम को मिल बैठ कर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेहतर पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन करनी चाहिए, ताकि हमारे तालीमी अदारे मज़ीद बच्चों को अकोमोडेट कर सकें, असाज़ा को अकोमोडेट कर सकें और जितने भी मसाइल हैं वो हल हों। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, उम्मीदवारों
इकदाम भी